हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल योर जी की लाइब्रेरी। वेलकम टू आवर चैनल योर जी की लाइब्रेरी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड शिफ्ट एनालिसिस। जो आज 7 मार्च को एमपीटीईटी का वर्ग 3 का जो पेपर हुआ है उसका हम डिस्कस करेंगे। किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टॉपिक से पूछे गए हैं और पेपर का लेवल हार्ड था, बच्चों ने कितने स्कोर किया, तो वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है ध्यान से देखिएगा और हर बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में ये आपकी मदद करेंगे और जिन बच्चों का आने वाली शिफ्ट में पेपर है उनको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। एटलीस्ट एक हिंट मिल जाएगी कि किन चीज़ों को ज़्यादा पढ़कर जाना है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर रिवीजन ही काम आता है। अब रिवीजन भी उन चीज़ों का किया जा सकता है जो आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है, लेकिन उसका जो शॉर्ट क्रिस्पी जो कंक्लूजन आप निकालते हैं ना, उनको रिवीजन करना होता है। लेकिन अगर लास्ट मोमेंट पर आपको ये पता चल जाए कि किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है तो और ज़्यादा बेटर नंबर आपके आ सकते हैं। आप सब्जेक्ट तो जानते ही हैं, क्योंकि आप आने वाले समय के बहुत अच्छे शिक्षक बनने वाले हैं। तो ईवीएस, मैथ्स, सीडीपी ये आपके पेपर के बेसिकली सब्जेक्ट्स हैं जहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज के बच्चों का जो स्कोर रहा है सेकंड शिफ्ट वालों का, वो 110 से 120 रहा है। क्यों? क्योंकि ईवीएस जो है ना, ये जीने नहीं दे रहा। मतलब क्या? ये बच्चों को खुश नहीं होने दे रहा, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछ रहा है ईवीएस में, इसलिए बच्चों का जो स्कोर है वो कम हो जा रहा है। आज जितना बच्चों से सुना है, जाना है, किसी के भी नंबर 110 से ऊपर गए ही नहीं है ना। मैक्सिमम बच्चों के 110 से कम ही रहे, किसी किसी के तो 90 रहे, 80 रहे, इस तरह के नंबर रहे। लेकिन कुछ होते हैं महारथी खिलाड़ी जो कहे जाते हैं, ठीक है ना, जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे होते हैं, अच्छी तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनके 115, 120, 125 भी देखे गए। लेकिन ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 110 से 120 के बीच में आप मान सकते हैं कि ये स्कोर रहा है सेकंड शिफ्ट का। अच्छा, ईवीएस की अगर हम बात करें तो किस तरह के क्वेश्चन देखे गए? देखो, वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? कौन सा पक्षी कांटे वाली झाड़ी पर घोंसला बनाता है? सैटेलाइट मैन किसे कहते हैं? आरटीई का फुल फॉर्म पूछा गया है। हाल में लॉन्च सैटेलाइट देश की, मतलब हमारी कंट्री की तो ठीक है, पड़ोसी देशों की भी पूछ रहे हैं, पहली चीज। दूसरा, बेसिक जो टर्म्स होते हैं ना, उनके फुल फॉर्म पूछे जाने लगे। तीसरी बात, सैटेलाइट मैन किसे कहते हैं, यानी कि जो स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन है उनके वन लाइनर फैक्ट पूछे जा रहे हैं। अच्छा, फोर्थ पॉइंट जो आपको नोट करना है, अब करंट अफेयर पूछा जाने लगा है। देखो इधर पे वर्तमान लगा है और सुरक्षा सलाहकार, ठीक है ना, यानी कि अब वर्तमान में जो नियुक्तियां चल रही हैं, नियुक्तियां हुई हैं, जिस पद पर अधिकारी आसीन है वो पूछे जा रहे हैं। यानी कि अब करंट अफेयर का क्वेश्चंस आने लगे हैं। अब देखो, ये अनएक्सपेक्टेड था। ईवीएस में लोगों को लगता है कि परिवार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पक्षी से, एनिमल से, हैबिटेट से, फूड चेन से, लेकिन ये करंट भी डाल रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल प्रिपेयर होके जाइए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। देखो, पड़ोसी देशों के भी कुछ चीजें पढ़ के जाओ। जैसे पड़ोसी देशों में राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, ये मेन जो नियुक्तियां हुई है ना बड़ी बड़ी, उनको पढ़ के जाइए। स्पेस से रिलेटेड न्यूज जितनी ज्यादा हो सके पड़ोसी देशों की भी पढ़ के जाओ। जैसे आर्टिफिशियल सन किसने रेडी किया है? चाइना ने किया है। जापान ने अभी हाल ही में अपनी एक मिसाइल का प्रशिक्षण किया है। पाकिस्तान ने किया है, ठीक, ब्राजील ने किया है। किस देश से राफेल अभी जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है वो मंगाई गई है, बताइए आप। फ्रांस से राफेल इंपोर्ट कर रही है इंडिया। तो इस तरह के क्वेश्चन आप पढ़ के जरूर जाइएगा। तो फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम पूछा जा सकता है, प्रधानमंत्री का पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यानी कि करंट अफेयर को भी निगलेक्ट नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है। ज्यादातर बच्चे कहते हैं कि इतने दिन से पढ़ तो रहे हैं, ईवीएस का क्या ही टफ आएगा क्वेश्चन, कर ही लेंगे, कुछ नहीं तो ऑप्शन के बेस पे कर लेंगे। लेकिन देखो, अब जो ईवीएस का लेवल आ रहा है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, अब जो ईवीएस का लेवल आ रहा है वो करो या मरो वाला आ रहा है। या तो आंसर आपको आएगा या नहीं आएगा, तुक्का लगा नहीं पाओगे। क्यों नहीं लगा पाओगे? क्योंकि अगर मिसाइल का नाम पूछ लिया, कौन सा परीक्षण किया है चाइना ने, तो तुक्का थोड़ी लगाओगे। या तो आपको पता होगा या नहीं पता होगा। क्यों? और क्वेश्चन का पैटर्न भी चेंज हुआ है, पहले जैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। चलिए, टॉपिक जैसे क्वेश्चन पूछे गए, टॉपिक्स वही हैं लेकिन क्वेश्चन का लेवल चेंज हो गया है, कुछ नए टॉपिक्स भी इंक्लूड किए गए हैं। देखिए, स्पेस अभी भी जारी है, लेकिन अब इसमें करंट अफेयर में आ गए हैं, मतलब करंट के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। सेल्टर यानी कि घोंसला, हार्मोन, साइंस से हार्मोन्स का क्वेश्चन देखा गया, ये नया क्वेश्चन है। अच्छा, HCF 2005, ये तो बेसिक टॉपिक है शिक्षक बनने के लिए। अगर आप शिक्षक हैं, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, तो ये तो आप पढ़ के ही जाइए। स्पेस करंट अफेयर आ रहे हैं, तो इनको आप बिल्कुल देख के जाइए। देखिए, अपने देश का तो पढ़ना ही पढ़ना है, पड़ोसी देशों का भी पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहूँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के आ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से, देखो जो बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बहुत फेमस है, जिनको आपका पता होना ही चाहिए, आपको जिनका पता होना ही चाहिए, जैसे WHO हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, WM हो गया, ठीक, सार्क हो गया, आसियान हो गया। अभी किन दो कंट्री के बीच में वॉर सिचुएशन है? वॉर सिचुएशन क्या, वॉर हो ही रही है, तो वो है एक तो यूक्रेन और एक है रशिया, ठीक। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेटो है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसमें अटलांटिक ओशियन के पास जितने भी देश हैं वो इसके सदस्य हैं। तो इसमें कितने सदस्य हैं? 30 देश इसके सदस्य हैं, ठीक है ना। तो यूक्रेन को नेटो में आना था। पुतिन जी बोले ऐसे कैसे आ जाओगे, इन्होंने हमला कर दिया, ठीक है। क्योंकि अगर देखो ये नेटो में आ गए तो ये शक्तिशाली मतलब देश हो जाएगा, इनको सपोर्ट मिल जाएगा और भी कंट्रीज का। तो इन ऑर्गेनाइजेशन को जरूर पढ़ के जाओ, जैसे नेटो हो गया, ठीक है। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, 30 देश इसके सदस्य हैं, जर्मनी, फ्रांस,
पोलैंड, रोमानिया, अमेरिका, इस तरह के ये सदस्य हैं इसके। ठीक है, तो ये पढ़ के जाइए। बाकी जो बहुत बड़े बड़े या जो फेमस है, जो कॉमन ऑर्गेनाइजेशन के नाम है, जैसे मैंने आपको बताया सार्क, आसियान बताया, ठीक है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बताया, WHO बताया, इन सारी चीज़ों के भी आप देख के जाइए। ठीक, चलिए। स्पेस करंट अफेयर हो गया, इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, पशु पक्षी, इनसे तो आएगा क्योंकि आपके जो ईवीएस है उसमें पशु पक्षियों का है ही टॉपिक्स, तो वो पूछे जा रहे हैं। और ये कॉन्सेप्चुअल यानी कि बेसिक पूछे जा रहे हैं। विलेज से गांव, परिवार, इनसे क्वेश्चन आए, करंट अफेयर से पूछे जाने लगे, यानी कि नियुक्तियां, पड़ोसी देश की भी देख के जाइए, अपने देश की भी देख के जाइए। अब करंट अफेयर इतना बड़ा टॉपिक है कि आप सोचोगे क्या पढ़े क्या ना पढ़े, तो मैं बता देता हूँ। देखो, नियुक्तियां देख के जाइए, यानी कि अपॉइंटमेंट, ठीक है ना, कौन से न्यू ऐप लॉन्च हुए हैं, स्पेशली एजुकेशन के कौन से ऐप लॉन्च हुए हैं वो देख के जाइए। कृषि से संबंधित आप देख सकते हैं, वो देख लीजिए। एडवाइजर कौन कौन से हैं, सचिव कौन कौन से, जैसे फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है इस समय, ठीक है ना, इस तरह के। अभी आपसे पूछा गया कि सुरक्षा सलाहकार कौन है, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप बिल्कुल देख के जाइए। ईवीएस रिलेटेड फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं, बेसिक, तो इनको आप पढ़ के जाइए। हो सकता है WHO का ही फुल फॉर्म पूछ लें, क्यों? क्योंकि ये हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। कोविड-19 को जो पैंडेमिक घोषित किया वो WHO ने ही किया था। अच्छा, महत्वपूर्ण बिंदु में आपके लिए लेके आया हूं जिन पे आप नजर डाल लीजिए, क्योंकि हो सकता है पूछ लिए जाए। देखिए, गाय के आगे के दांत मोटे, पीछे के, ठीक है, और पीछे के दांत बड़े होते हैं, वह चपटे होते हैं, तब तो जाके ये अपना जो है खाना खा पाते हैं, चबाते हैं, ये लोग च्युइंग करते हैं, फिर गटक लेते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, जो मांस को फाड़ने हेतु उपयोग में आते हैं। ये लोग क्या है, पीसेस करके, चीर कर अपना शिकार खाते हैं। अब बात करते हैं कंगारू की, यानी कि चूहा, कभी पानी नहीं पीता, ठीक है, लेकिन इंसान तो पानी पीता है, इसलिए बोलते हैं चूहे मत बनो, शेर बनो, ठीक है। अच्छा, छिपकली की अगर बात करें तो छिपकली, मेंढक, सर्प, सर्दी से बचने हेतु शीतनिद्रा, ये सर्दियों में सो जाते हैं। अच्छा, गाय की बात करें, कौन कितने घंटे सोता है? देखो, गाय 4 घंटे, अजगर 18 घंटे, जिराफ 2 घंटे, बिजली 12 घंटे, बिल्ली 12 घंटे। अच्छा, बिजली की क्यों कहें, बिजली तो अब आने लगी है काफ़ी सारे स्टेट्स में, पहले तो आती ही नहीं थी, ठीक है। तो बिल्ली 12 घंटे, हाथी 4 घंटे, और जंगल का राजा शेर 8 घंटे सोता है। आदमी को बोलते हैं ना, शेर बनो, चूहा नहीं बनना है, यानी कि चूहा नहीं बनना है, यानी कि पानी ज़्यादा पीना, और शेर बनना है यानी कि 8 घंटे की नींद लो और स्वस्थ रहो, हेल्दी रहो। लेकिन आप स्टूडेंट्स हैं, आप पेपर दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पेपर देना है, तो 8 घंटे की नींद इतनी ज़्यादा जरूरी है नहीं, 6 से 7 में आप काम चला सकते हो। लेकिन डॉक्टर बोलते हैं 8 घंटे की सफिशिएंट नींद होनी ही चाहिए, इससे आप हेल्दी रहेंगे। ओके, यानी कि 8 घंटे सो और शेर की तरह जीवन जियो, ठीक है। आगे देखते हैं, कान सुनने के लिए होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, कान का सिर्फ एक ही काम है, वो आपको सुनने में मदद करते हैं, ठीक है। बोलते तो ये भी है कि दीवालों के भी कान होते हैं साहब, इसलिए बिल्कुल आराम से सीक्रेट प्लानिंग करो। लेकिन ये सब मुहावरा है, रियल में कान नहीं होते, पता चला ढूंढने लग जाओ, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, पक्षी, मेंढक, छिपकली, मगरमच्छ के भी कान होते हैं, लेकिन ये दिखाई नहीं पड़ते हैं, क्योंकि ये छिद्र की तरह होते हैं, होल्स की तरह, तो पता ही नहीं चलता ये होल है, या फिर ये इनकी स्किन पे होल है, या फिर इनकी ईयर है, कान है। अंडे देने वाले जीव अंडज कहलाते हैं, जैसे मछली, मेंढक, सरीसृप और पक्षी। इन जीवों के कान दिखाई नहीं पड़ते, इसको आप याद रखेंगे। इंग्लिश में ओविपेरस बोला जाता है, जो अंडे देते हैं, और जो बच्चे देते हैं उन्हें विविपेरस बोला जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखिए, बच्चे देने वाले जीव को जरायुज कहते हैं, जैसे मैमल्स, देखो ह्यूमन भी मैमल्स में आते हैं, स्तनधारी है ये, ठीक है ना, अपने बच्चों का पालन पोषण ये खुद करते हैं, ठीक। अच्छा, इनकी और क्या खासियत है, इनके जो कान है वो विजिबल होते हैं। आप कैसे पता करोगे, मिरर में जाओ, शीशे में अपनी शक्ल देखो, आपको आपके 2 कान जरूर नजर आएंगे, ठीक। इनके बॉडी पर हेयर्स भी होते हैं, हाथों पे आपने देखा होगा छोटे छोटे रोम होते हैं, ठीक है ना, जब आप डर जाते हो तो कहते हैं ना, रोम रोम खड़ा हो गया, डर गए, तो वो बाल ही तो होते हैं, सर पर आपके बाल ही तो है। ओके, एमू, कीवी, पेंगुइन एवं शुतुरमुर्ग ये पक्षी तो है, लेकिन ये उड़ने वाले नहीं है, ठीक। कीवी से याद आया, कीव क्या है, कैपिटल है किसकी, यूक्रेन की, जिस पर अभी पुतिन जी जो है मिसाइल पे मिसाइल दागने में लगे। अच्छा, पक्षियों की हड्डी खोखली हवा से भरी होती है, यानी कि हॉलो उसमें होती है, और क्या होता है, अंदर से खोखली होती है, उसमें एयर फिल्ड होती है। अधिकतर पक्षी एक समय पर 2 चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसलिए नहीं बोल देते मजाक में, क्यों, कैसी बाज सी नजर रख रहे हो, है ना, यानी कि आप किसी पर नजर रख रहे हो, आपकी एक से ज्यादा 2 जगह नजर है, आपकी 3 जगह नजर है, आप बहुत सारी जो चीजें हैं उन पर नजर रखे हुए हो। अच्छा, पक्षी देखने हेतु अपनी गर्दन को ज्यादा घुमाते हैं, क्योंकि उनके आंखें की पुतलियां ज्यादा घूम नहीं सकती हैं, ठीक है ना। अच्छा, इंसान की आंखों की पुतलियां कितना घूम सकती हैं, ट्राई करना, आप लेफ्ट देखोगे, एक्सट्रीम लेफ्ट देखोगे, या फिर बिल्कुल राइट, यानी कि 180 डिग्री पे मूव कर लेती है, ठीक है। पक्षियों की इतनी भी मूव नहीं होती, इसलिए उन्हें क्या करना पड़ता, उन्हें अपनी पूरी गर्दन ही मूव करनी पड़ती है, ऐसे पीछे चले जाओ, आगे चले जाओ, ठीक है। चलिए, चील, बाज व गिद्ध हमसे 4 गुना ज्यादा देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए देखो, अभी मैंने बोला था ना, बाज, कहते हैं बाज सी नजर रखे हुए हो, मतलब कुछ ज्यादा ही देखने का प्रयास कर रहे हो, पता चला इधर बैठे हो, तुम देखना चाह रहे हो चाइना में क्या हो रहा है, लेकिन ऐसा कोई बाज नहीं हुआ, ठीक है।
अच्छा, रात में जागने वाले जानवर को हर चीज केवल सफेद या काली दिखाई पड़ती है। किन की बात हो रही है? जानवरों की बात हो रही है। ठीक है, इंसानों को हर कलर दिखाई देता है। चलिए, गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए, बिल्कुल सही। घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, इसलिए देखो ये लोग क्या है, चबा के ही खाते हैं, फिर गटक जाते हैं चीजें। बेसिकली इन लोगों को घास पत्ते यही चीजें खाते हैं ये लोग। अच्छा, बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, ये शायद जो है वो रिपीट हो गई है स्लाइड, नहीं। अच्छा, सांप के दांत नुकीले होते हैं, वह अपने शिकार को चबाकर नहीं पूरा निगल जाता है। गिलहरी की अगर बात करूं, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। ठीक, दांतों से काटने और कुतरते रहने के कारण घिसते रहते हैं। गिलहरी देखना आप कुछ ना कुछ मतलब घिसती रहेगी, काटती रहेगी, चाहे वो पेड़ की टहनी हो या फिर कोई पत्ता हो, इस तरह से। कुछ नहीं तो कागज मिल गया तो उसी पे अपने दांत मारने में लगे हैं, कुछ ना कुछ ये लोग दांत चलाते रहते हैं। अब देखो किसी चीज को ज्यादा यूज करोगे तो वो घिस तो जाएगी। जैसे पेंसिल से आप लिखते हो तो उसकी नोक जो है, जो टिप है उसकी, जो निप, वो घिस जाती है ना, फिर उसको शार्प कटर से आप छील लेते हो। इसी तरह चलिए, सीडीपी में क्या है? समावेशी शिक्षा पर जोर दिया गया है, यानी कि इससे क्वेश्चन पूछे व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी। अच्छा, ये कभी सोचा है क्यों पूछा जा रहा है इससे? क्योंकि देखो पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती है। अगर आपकी अच्छी पर्सनैलिटी है, अगर आप अच्छे टीचर हो, तब तो बच्चे आपकी बात मानेंगे। ठीक है, तो इसका आपको ज्ञान हो, इसलिए सरकार आपसे क्वेश्चन पूछती है। बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस से। जीन पियाजे, स्किनर, इनकी थ्योरीज, इनके सिद्धांत के बारे में पूछा जा रहा है, पहली चीज। दूसरी, आप थॉर्नडाइक का भी पढ़ के जाइए, कोहलर का भी पढ़ के जाइए, क्योंकि इनमें तो पूछ लिया कि जीन का है, स्किनर का क्या है, लेकिन हो सकता है अगले दो का भी पूछ लें। तो जितने भी सिद्धांतवादी हैं उनके आप पढ़ के जाइए। स्टेजेस, इसमें भी सहज अवस्था पूछी गई थी, लेकिन आप जो एक पूरा जो क्रोनोलॉजी होती है, जो पूरी एक सीरीज होती है पैदा होने से लेके मरने तक का, पूरे स्टेजेस पढ़ के जाइए। इंपॉर्टेंट है, किस एज में बच्चा चलना सीखता है, किस में खाना सीखता है, किस में एक्टिविटी करने लगता है, किस स्टेज में अमूर्त चिंतन करने लगता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक, महत्वपूर्ण सिद्धांत देखो ये पूछे जा रहे हैं। ठीक, अच्छा, वृद्धि और विकास यानी कि डेवलपमेंट के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसको आप पढ़ के जाइएगा। अधिगम यानी लर्निंग के पूछा जा रहा है, और लर्निंग डिसेबिलिटीज पूछ सकते हैं, अभी नहीं पूछा गया लेकिन फिर से पूछ सकते हैं। तो गिनी चुनी डिसेबिलिटीज हैं, उनको आपको पढ़ के जाना। इतनी बार मैं खुद रिवाइज करा चुका हूँ। चलिए आगे देखते हैं। मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो पेडागोजी आ रही है, लेकिन 8 से 10। लेकिन सुनो, मैथ्स के जो क्वेश्चन है वो फॉर्मूला बेस्ड आ रहे हैं। जैसे अगर सपोज आपका एसआई का क्वेश्चन आ गया, अभी तक आया नहीं है चक्रवर्ती ब्याज का, तो फॉर्मूला बेस्ड आएगा। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज का तो फॉर्मूला बेस्ड आएगा, इतना कोई बड़े लेवल का नहीं पूछ रहे हैं। ठीक, और उसकी जो पेडागोजी है मैथ्स की, वो और ज़्यादा सरल आ रही है। क्लियर है? तो उसमें टेंशन लेनी नहीं है, लेकिन दिमाग चला के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डिविजिबिलिटी के रूल्स के बेस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप 2, 3, 9, 6, 8, 14 इनके आप पढ़ सकते हैं। फ्रैक्शन के क्वेश्चन पूछे गए हैं औसत एवरेज से, लेकिन बेसिक फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, एवरेज कैसे निकालते हैं? जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनका सम कर दो और जितनी क्वांटिटी है उनसे डिवाइड कर दो। ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4, ये 4 सपोज मैंने लकीर की, इनका एवरेज निकालना, चारों का सम कर दो और 4 से ही डिवाइड कर दो, ये इनका एवरेज आ गया। ठीक, फ्रैक्शन से यानी कि भिन्न की आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो छोटे बच्चों को पढ़ाना है आपको, तो छोटे बच्चों को भिन्न ही तो पढ़ाओगे। ठीक है ना, वर्गमूल यानी कि अब देखो स्क्वायर निकालने का, स्क्वायर रूट निकालने का पूछा जाने लगा, पहली चीज स्क्वायर रूट। तो आप क्यूब रूट का भी पढ़ के जाइएगा, हो सकता है क्यूब रूट पूछ ले। ठीक है ना, तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। अच्छा, अनुपात रेशियो सुबह भी पूछा गया। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं कहाँ से? एरिया के, पैरामीटर के, मेंसुरेशन के। जैसे सपोज आपको क्वाड्रिलेटरल दे दिया, 3 एंगल दे दिए गए, चौथा पूछ लिया, तो चारों एंगल का सम क्या होता है? 360 होता है, तो निकाल लोगे आप। सपोज एक ट्रायंगल है, 2 एंगल दे दिए गए उसके, एक 90 दे दिया गया, एक 30 दे दिया गया, तो तीसरा निकाल लोगे, तीनों का सम होता है 180, इन दोनों का सम करो, 180 में से माइनस कर लोगे, आंसर आ जाएगा क्या? 60। तो इस तरह के क्वेश्चन देख के जाने हैं आपको। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग के भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन बहुत बेसिक लेवल पे, ऐसे नहीं बैंकिंग की कोडिंग डिकोडिंग पूछ ली हो, नहीं, कर लोगे आप। टाइम एंड वर्क का भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, एक व्यक्ति इतने देर में काम करता है, दूसरा इतने देर में काम करता है, दोनों मिला के कितने में करेंगे काम। ठीक है ना, आयु से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, अब तक नहीं पूछे गए थे। आयु से पूछे गए थे, बॉड मास के नहीं पूछे गए थे, लेकिन बॉड मास देखने को मिला है। मतलब देखो, B4 होता है ब्रैकेट, O4 होता है ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। अगर एक क्वेश्चन दिया है जिसमें सारे मैथ के चिन्ह यूज कर लिए गए, ब्रैकेट भी यूज कर लिए गए, तो पहले कौन सा सॉल्व करोगे? बॉड मास उसको बताता है। ठीक है, तो अब तक नहीं मिले थे देखने को, लेकिन अब पूछे जाने लगे। टाइम एंड वर्क का अब तक नहीं पूछा गया, काल और समय का, लेकिन अब पूछा जाने लगा है। आयु, एज आप पढ़कर जाइए। और प्रतिशत का एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाना, लेकिन बहुत बेसिक आ रहे हैं, कोई इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं कि आप कर ना पाओ। लेकिन होता क्या है, पेपर में टाइम लिमिटेड, तो उस समय आप कितना ही ज्यादा पुराना याद करने की कोशिश करोगे, तो बेहतर है आप रिवीजन कर लो एक बार बैठ के, तो ज्यादा स्पीड से काम कर पाओगे। हिंदी की अगर बात करें लैंग्वेज 1 की, तो ईजी आ रही है। उपसर्ग, प्रत्यय, शुद्ध, अशुद्ध, तत्सम, तद्भव, समास, कारक, वही जो टॉपिक है वही आ रहे हैं। जैसे अलंकार, भाषा शिक्षण, लर्निंग का पूछा गया है और अधिगम का पूछा गया है। ठीक है ना, अर्जन कर सकते हो आप। पैराग्राफ पूछे जा रहे हैं। ठीक,
और अगर इंग्लिश की बात करें तो देखो इंग्लिश में पोएम भी पूछी गई है, ठीक है ना, पैराग्राफ आ जा रहे हैं, उसी में टाइटल पूछ लेंगे कि इसका आप शीर्षक क्या रखना चाहेंगे, ठीक है। अगर आपको पोएम दे दी गई तो उसके राइटर पूछ लेंगे, और लेकिन पैराग्राफ है उसका राइटर पूछ लेंगे, लेकिन होगा क्या कि पैराग्राफ में आपको आंसर मिल जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, भाषा अधिगम एवं अर्जन के संदर्भ में कुछ विद्वानों के विचार यानी कि सिद्धांत। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। इन्होंने बोला समाज से ही सीखते हैं, जैसे इसलिए तो क्या कहते हैं कि बच्चों को अच्छी संगत में रखो। अगर बिगड़े या फिर जो ऐसे बच्चे जो गलत तरीके से चीज़ें करते हैं या फिर जिनकी संगत गलत है, जो बुरा बोलते हैं, गलत काम करते हैं, उनके साथ अगर बच्चों को रखोगे तो उनमें भी वही आदतें आ जाएंगी, ठीक है ना, वही लैंग्वेज बोलने लगेंगे। तो इस तरह से। अच्छा, पियाजे के अनुसार क्या है, भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट है वो परिवेश यानी कि सराउंडिंग के बेस पर डिपेंड करता है। देखो आप गांव में जाओगे तो ज़्यादातर जो बड़े लोग हैं वो ग्रामीण भाषा बोलते हैं, बुंदेलखंडी टाइप की बोलेंगे। अगर बुंदेलखंड में जाओगे तो अगर आप शहर से गए बनठन के, आप चले गए गाँव में, तो कुछ दिन में आप देखोगे कुछ टर्म्स आपको गाँव के आने लगेंगे तो आप वो प्रयोग करने लगोगे, ठीक है। तो बच्चे भी यही करते हैं, बच्चे तो और तेजी से चीज़ें सीखते हैं। जैसे आजकल जितने भी स्मार्टफोन आ रहे हैं, बड़े एक बार को नहीं चला पाए लेकिन बच्चों को सब पता होता है, ठीक है। बड़े पूछते हैं यार एक बात बताओ ये कैसे करेंगे, व्हाट्सएप में डीपी कैसे चेंज करेंगे, बच्चे सिखा रहे हैं आजकल। देखो चॉम्स्की की अगर बात करें, भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है। तो चॉम्स्की कहते हैं ये इनमें जन्मजात इनहेरेंट है, ये लैंग्वेज सीख जाते हैं, इनमें एबिलिटीज होती है, सीखने लगते हैं। वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होते हैं, ठीक है ना, वो जानते हैं, अपने आप सीखने लगते हैं। अच्छा देखो, जो बच्चा विदेश में पैदा हो रहा है, जिसके माता पिता फॉरेन में, आप देखना वो इंग्लिश ही बोलना शुरू करता है। इंडिया के बच्चे हिंदी बोलना शुरू करते हैं, या फिर जिस स्टेट में हो, जैसे तमिल है तो तमिल बोलना शुरू करेगा। एक तो ये रीजन है चॉम्स्की का सिद्धांत। दूसरा, पियाजे और वाइगोत्स्की की भी बात सही है। अगर देखो इधर का बच्चा जब हिंदी माध्यम के लोगों की मैं बोल रहा हूँ तो बोलते हैं ना कि बेटा माँ बोलो माँ, पापा बोलो, तो ये हिंदी ही तो शब्द है। तमिल के लोग कुछ और बोलते होंगे कि बेटा अप्पा बोलो अप्पा, तो वो अप्पा बोलने लगेगा, ठीक है ना, अम्मा बोलने लगेगा। तो इस तरह की चीजें विदेशों में क्या सिखाते हैं, बेटा बोलो मॉम, तो वो मॉम बोलने लगते हैं। ऐसे लैंग्वेज 2, तो बच्चों को ये नहीं सिखाना पड़ता कि कैसे सीखो, बच्चों जस्ट कॉपी करने लगते हैं लैंग्वेज को, और भाई फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं उसी में फिर आगे बढ़ने लगते हैं, ठीक। चलिए इंग्लिश की अगर बात करें तो आर्टिकल्स के क्वेश्चन, आर्टिकल्स का वो भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, ज्यादा नहीं, और अब देखने को भी नहीं मिल रहा है, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं वर्ब के। और देखो टेंस के भी क्वेश्चन मैं इसमें लिख नहीं पाया, लेकिन टेंस के क्वेश्चन यानी कि टेंस के क्वेश्चन पूछे जाने लगे, ठीक। वर्ब के क्वेश्चन, कंजक्शन, प्रेपोजिशन का एक क्वेश्चन बस आया है, इतना ज्यादा नहीं आया। ऑपोजिट वर्ड, पोएम पूछा जा रहा है, पैराग्राफ पूछा जा रहा है, ठीक है। डेप्थ यानी कि ऋण रिलेटेड जो है वो पैराग्राफ आया था, उसके कुछ क्वेश्चन थे, उसको आपको छाटने थे। बहुत ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से कर लोगे, टेंशन लेने की नीड है नहीं, जरूरत है नहीं। अगर फिलप्स की बात करें तो फिलप्स पूछे जा रहे हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक। अच्छा, एडजेक्टिव आ रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में टेंस जो है वो पूछे गए हैं, काल यानी कि, है ना। तो वो भी बेसिक, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट, फ्यूचर, इन पे थोड़ा पढ़ लेना, इनके डेप्थ में नहीं जाना, लेकिन थोड़ा थोड़ा देख लेना। अच्छा, अगर संस्कृत की बात करें तो इसका ज़्यादा एनालिसिस मिल नहीं पाया, बच्चे ज़्यादा बता नहीं पाए, लेकिन मेन टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं या आ रहे हैं वो यही है। तो इनको आप, जिनकी भी संस्कृत लैंग्वेज उन्होंने चूज कर रखी है, फॉर्म फिल कर रखा है संस्कृत से, तो वो इनको देख लेना, तो आप इजीली कर लोगे। लेकिन इजी टू मॉडरेट ही रहा है, ऐसा बता रहे हैं बच्चे। लेकिन देखो होता क्या है, संस्कृत का बता नहीं पाते ना बच्चे, ठीक है ना। हिंदी का तो बता देते हैं कि देखो ये कहावत आ गई थी, ये मुहावरा आ गया, लेकिन संस्कृत तो वही जो पढ़ोगे वही पढ़ पाओगे। अब थोड़ी कोई मंत्र आ गया जो आपको पूरा याद हो, है ना, इसलिए पता नहीं पाते हैं बच्चे, तो एनालिसिस मिल भी नहीं पाता है। सो अगर आपको मोर अपडेट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं हमारे साथ, क्योंकि हमारे चैनल के ही नाम से टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पर ये PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अच्छा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको हेल्प मिली हो इससे, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, हर जगह शेयर कर दें, और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो आपको डेली उनका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप देखते रहें वीडियो, और आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। और मैं स्कोर फिर से बता दे रहा हूँ, सेकंड शिफ्ट का 100, 110, 120 रहा है, लेकिन आप अब तक का जो एनालिसिस करेंगे, जितनी भी शिफ्ट हो रखी हैं 5 मार्च से अब तक की, उसमें 125 120 एवरेज मान के चलो, ठीक है। इतना तो आपको करके आना ही है। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू।